टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके ट्यूब। आज हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के संबंध में जानेंगे और इससे संबंधित जो वंश हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मगध जो साम्राज्य था, ये मगध एक महाजनपद था जिसका उदय वैदिक समय में हुआ था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो मगध कैसे आगे आया और मगध ने कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इसके जो प्रसिद्ध शासक थे जैसे बिंबिसार, महापद्मनंद, घनानंद, और कैसे मौर्य वंश की स्थापना हुई, ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें कई वंश थे, लेकिन मुख्यतः हम इस वीडियो में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं दोस्तों, आगे शुरू करते हैं इस वीडियो को। मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ? आपको पता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ भारत में। ये 16 महाजनपद में मगध साम्राज्य कैसे आगे आया और कैसे इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आपको पता है कि यहाँ पे कई सारी स्थितियाँ ऐसी थी जो इस साम्राज्य के विकास में सहयोग किया। इसमें आपको पता है कि इसकी आर्थिक स्थिति, अगर हम बात करें आर्थिक स्थिति, तो इसमें जो मगध साम्राज्य है, वर्तमान क्षेत्र गया और पटना का क्षेत्र है बिहार का। ये वर्तमान में गया पटना का क्षेत्र है। इस साम्राज्य में छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ भी आती थी उस समय। छोटा नागपुर की पठारियाँ जो ये झारखंड में पड़ता है प्रेजेंट टाइम में, ये उस समय मगध साम्राज्य का एक अभिन्न हिस्सा था। लोह युगीन सभ्यता के बाद आपको पता है वैदिक सभ्यता को लोह युगीन सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज के बाद जो हथियार थे वो लोहे के बनने लगे। इससे पहले हथियार जो थे वो पत्थर के बनते थे। और मगध साम्राज्य में छोटा नागपुर पहाड़ियाँ जो थी वो लोहे के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखती थी उस समय। सो मगध साम्राज्य ने अपने यहाँ के जो अस्त्र थे वो लोहे के बनवाने स्टार्ट किए। भारी मात्रा में उसने हथियार तैयार किए और सेना भी काफ़ी बड़ी रखी। सो यहाँ की आर्थिक कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। लोहे के अस्त्र आसानी से मिल जाते थे, इसलिए इसने साम्राज्य विस्तार में मदद की मगध की। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था, यहाँ की खेती, यहाँ की कृषि व्यवस्था जो थी अत्यंत उत्तम थी। मगध जो है ये गंगा मैदान, जो गंगा का मैदान है जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, इसके मध्य में स्थित था। ये गया और पटना का ये स्थान, तो ये गंगा नदी के मध्य में स्थित होने के कारण ये क्षेत्र काफ़ी उर्वर था। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती थी, कृषि का उत्पादन अत्यंत होता था। यहाँ के लोग जो थे आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न थे। आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण यहाँ के जो लोग थे ये पूर्वोत्तर क्षेत्रों से व्यापार किया करते थे, जिनसे इनका आर्थिक लाभ हुआ करता था। सो आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने के साथ साथ ये साम्राज्य काफ़ी धनी साबित हुआ, जिसने मगध साम्राज्य के विस्तार में काफ़ी मदद किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण रीजन था दोस्तों, वो यहाँ का राजनीतिक विकास। यहाँ का राजनीतिक विकास भी इस साम्राज्य के विस्तार में काफ़ी मदद किया। यहाँ का राजनीतिक देखें तो ये राजनीतिक रूप से काफ़ी संपन्न देश था। यहाँ के जो शासक थे जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद, ऐसे शासकों ने काफ़ी उन्नत की, काफ़ी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अपने पड़ोसी देशों को साथ साथ में इन्होंने जीता, जिससे अशोक तक के समय में ये काफ़ी बड़ा हिस्सा हो चुका था मगध साम्राज्य, जिससे आपका ये प्राचीन इतिहास जो आपका जुड़ा हुआ है मगध साम्राज्य से ही जुड़ा हुआ है। तो राजनीतिक विकास में यहाँ के महत्वपूर्ण शासक थे जैसे बिंबिसार आपका था। ये बिंबिसार के साथ साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अशोक ने 16 महाजनपदों तक को, पूरे जनपदों को जीत चुका था अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने शासन में काफ़ी विस्तार किया। तो ये राजनीतिक कारण थे। यहाँ के शासक अत्यंत कुशल और निपुण थे। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण रीजन था, ये आपका भौगोलिक स्थिति। मगध के साम्राज्य में भौगोलिक स्थिति ने भी काफ़ी योगदान दिया। मगध जो था भौगोलिक रूप से काफ़ी सहमा हुआ देश था। इसमें बाह्य आक्रमण का कोई खतरा नहीं था। पहले प्रारंभिक राजधानी जो थी मगध की वो गिरिवर्ज थी। आपको पता ही होगा, गिरिवर्ज जो थी वो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। गिरिवर्ज जो था ये 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था।
ये 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरा होने के कारण यहाँ पे जो शत्रु थे उनका आक्रमण होना संभव नहीं था। उस समय में तोप जैसे मशीनों का आविष्कार नहीं था जिससे पहाड़ियों को तोड़ा जा सके, इसलिए ये दुर्ग काफ़ी रूप से सफल था। इसके बाद में उदयन के समय में जब पाटलिपुत्र की स्थापना हुई, उदयन ने जब पाटलिपुत्र की स्थापना की, उसके साथ ही इसको अपनी राजधानी बनाया। उस समय पाटलिपुत्र जो था ये गंगा और सोन नदी के संगम पर था और इसके आसपास कई सारी नदियाँ थीं। तो ये एक जल दुर्ग के रूप में आगे उभर के आया। ये भी काफ़ी खतरों से बाहर वाला ये एरिया था, पाटलिपुत्र भी था। तो इसलिए मगध साम्राज्य जो था भौगोलिक रूप से काफ़ी खतरे से बाहर वाला क्षेत्र था। इसलिए जो शत्रु देश थे, जो शत्रु महाजनपद थे आसपास के, वो यहाँ पे आक्रमण करने से डरते थे और ये साम्राज्य विस्तार में काफ़ी मदद किया मगध साम्राज्य की। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। ये है मगध साम्राज्य की राजवंश, आप इनको ध्यान रखिए। इसकी मैंने ट्रिक लिखी है, हसीन मासुका, आप इसके पीछे 7 भी जोड़ दीजिए। हसीन मासुका 7। ये हसीन मासुका जो थी, हा से आपका हर्यक वंश जो पहला राजवंश माना जाता है मगध साम्राज्य पे। सी से आपका शिशुनाग वंश दूसरा वंश था। आपका ना जो है नंद वंश है, नंद वंश तीसरा राजवंश था। आपका माँ से आपका ये मौर्य साम्राज्य, जहाँ का आपका ये चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक थे इस साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक। सास आपका सु लिखा हुआ ये शुंग वंश है, मौर्य साम्राज्य के बाद में शुंग वंश आया। का से आपका ये कण्व वंश है और ये आपका 7 से सातवाहन वंश जिसकी स्थापना सिमुक ने की। तो सातवाहन वंश जो था ये लास्ट वंश था मगध साम्राज्य की। सो आप इनको ध्यान रखिए। आज हम केवल 3 ही वंश पढ़ेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और आपका ये नंद वंश। 3 वंश में हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। चलते हैं आगे। ये उस समय का 6 ईसा पूर्व का ये मैप है। 6 ईसा पूर्व में जब वैदिक काल का जो समापन हुआ, आपको पता है वैदिक काल जो चला था आपका 1500 ईसा पूर्व से आपका ये 600 ईसा पूर्व तक चला था। 600 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल की समाप्ति होती है, जिसके साथ साथ महाजनपदों का उदय होता है और ये 16 महाजनपद थे, जिसमें से अधिकतर महाजनपद उत्तरी भारत में थे। आपको पता होगा कि 8 महाजनपद केवल यूपी में थे। उत्तर प्रदेश में 3 महाजनपद उस समय में बिहार में थे, 3 महाजनपद बिहार में थे और 1 महाजनपद आपका मध्य प्रदेश में था, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, ये आपका मध्य प्रदेश में था। 1 महाजनपद आपका राजस्थान में था। केवल एक महाजनपद दक्षिणी भारत में था, अस्मक जिसका नाम था। अस्मक उस समय दक्षिणी भारत में था और 2 महाजनपद आपके भारत से बाहर थे। इसमें से एक आपका गंधार जो शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। तक्षशिला उस समय बहुत फेमस था। तक्षशिला शिक्षा के क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा था और तक्षशिला में आपको पता होगा चाणक्य जैसे विद्वानों ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पे शिक्षा ग्रहण की। कौशल देश के राजा जो थे प्रसेनजीत वहाँ शिक्षा ग्रहण की और उसके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ धनुर्विद्या सीखी थी और हर्यक वंश के शासक बिंबिसार का जो राजवैद्य था जीवक, उसने भी वहाँ पे शिक्षा ली। तो तक्षशिला काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये प्रेजेंट टाइम में आपका अफगानिस्तान में पड़ता है। सो ये आप मगध को देख सकते हैं यहाँ पे आप मगध को देख सकते हैं। ये आपका मगध है। यहाँ पे मगध जो गंगा और यमुना की सोन नदी के किनारे पे ये बसा हुआ है। इस क्षेत्र में ये मगध काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। सबसे बड़ा अगर कोई महाजनपद पूछा जाए तो आपका ये अवंती था। ये अवंती उत्तर भारत में महान महाजनपद था। इसने मगध काफ़ी दिन तक मगध के साथ आक्रमण किया। अंततः ये शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग के समय में ये महाजनपद मगध में मिल गया, लेकिन तब तक इससे काफ़ी संघर्ष हुआ मगध का अपने साम्राज्य विस्तार में। और ये जो अवंती था ये उस समय सबसे बड़ा महाजनपद था और मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। आप इसको ध्यान रखिए। चलते हैं आगे की तरफ। ये आपका अस्मक था जो गोदावरी तट पे बसा हुआ था। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका अस्मक था, ये गोदावरी तट पे बसा हुआ था। ये दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद था। चलते हैं दोस्तों
आगे की तरफ पहले राजवंश हर्यक वंश के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह आपका हर्यक वंश है। चलते हैं दोस्तों, ये यहाँ के शासक हैं। पहला शासक बिंबिसार को माना जाता है और दूसरा शासक अजातशत्रु, तीसरा उदयन आपका था। और ये सबसे अंतिम शासक, ये दो अयोग्य शासक थे। इनके शासन से संबंधित कोई जानकारी नहीं है कोई खास। और ये नाग दशक जो था हर्यक वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो हर्यक वंश था इसकी स्थापना तो बिंबिसार ने की थी, लेकिन मगध की सबसे प्राचीन वंश जो था, मगध का सबसे प्राचीन वंश था वो बृहदर्थ वंश था। बृहदर्थ जो थे वो मगध साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। और इनके पुत्र जरासंध, इन दोनों के बारे में जानकारी मिलती है कि हर्यक वंश का ये जो मगध साम्राज्य का प्रथम शासक था वो बृहदर्थ था। इसने राजधानी अपनी गिरिवर्ज रखी थी और इनका पुत्र जरासंध भी था, वो भी काफ़ी शक्तिशाली शासक था। आगे की जानकारी अगर हम बात करें तो हर्यक वंश को पहला वंश माना जाता है स्थापना करने में। यही जो था वो आपका वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। इसी से यहाँ के संबंध में जानकारियाँ मिलती है जो आगे हम पढ़ेंगे। ये आपका बिंबिसार जो पहला शासक था हर्यक वंश का, इसने जो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई वो काफ़ी अच्छी है। इसने वैवाहिक संबंध के माध्यम से इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपनाम था, श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। इससे पूर्व जो राजधानी हुआ करती थी मगध की वो आपकी गिरिवर्ज थी, लेकिन इसने राजगृह की स्थापना की। ये राजगृह जो थी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ काफ़ी सफल देश था, काफ़ी सफल क्षेत्र था। यहाँ पे आक्रमण का कोई खतरा नहीं था। इसने राजगृह की स्थापना की तथा वैवाहिक माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने आप देख सकते हैं, अगर महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक था। ये महात्मा बुद्ध का समय था। इसी समय के बीच में आप बिंबिसार को भी देख सकते हैं 544 बीसी से 493 बीसी। सो ये हम जान सकते हैं कि ये महात्मा बुद्ध के समकालीन था। महात्मा बुद्ध के समकालीन होने के कारण ये बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध अनुयायी भी था। सो ये आपका था। और भी इसके बारे में जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा कि इसने अपने जीवन काल में अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराया था। ये अंग एक था, ये प्रेजेंट टाइम का भागलपुर का क्षेत्र है। ये अंग बिहार का महाजनपद था एक। इसने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराया। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसने अपने जीवन काल में 3 विवाह किए, जिसमें इसका पहला जो विवाह हुआ था वो कौशल देश के राजा प्रसेनजीत की बहन थी, जो कौशल देश के नरेश, उसकी बहन का नाम महाकूसला के साथ इसने शादी की। इसके साथ इसको दहेज में वहाँ से काशी मिली। काशी का जो क्षेत्र था उसको दहेज के रूप में मिला इस शादी के बाद। दूसरा जो उसका विवाह हुआ था वो वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी थी। वैशाली क्षेत्र जो था, वज्र की राजधानी थी वैशाली, वज्र महाजनपद की। वहाँ की लिच्छवी राजकुमारी चेलना के साथ में इसका विवाह हुआ। इसकी दूसरी पत्नी थी। तीसरी पत्नी जो इसकी थी दोस्तों, वो तीसरी मद्र नरेश की राजकुमारी थी क्षेमा। मद्र नरेश की राजकुमारी क्षेमा के साथ इसका विवाह हुआ। ये 3 वैवाहिक संबंध उसने अपने जीवन काल में स्थापित किए, जिससे उसका जो आसपास का क्षेत्र था राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत हो गया, काफ़ी संपन्न हो गया। और इसने उसके साम्राज्य विस्तार में काफ़ी मदद की। इसने जो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई वो इसके शासनकाल से शुरू होकर अशोक के कलिंग विजय के साथ समाप्त हुई। अशोक ने कलिंग विजय के बाद साम्राज्य विस्तार पर रोक लगा दिया और उसके साथ साथ धीरे धीरे मगध साम्राज्य का क्षय होता गया और अंततः मगध साम्राज्य का अंत हो गया। तो दोस्तों इसकी जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी वो काफ़ी अच्छी थी। काफ़ी हद तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तीसरी बात, जो इसका मेन शत्रु था, जो मुख्य शत्रु था, वो अवंतिका राजा था। अवंतिका राजा इसके समकालीन था, वो उसका नाम प्रद्योत था। प्रद्योत के साथ काफ़ी समय तक संघर्ष चला। बाद में मित्रता को स्वीकार किया। जब वो पांडु रोग से ग्रसित था प्रद्योत, तो उसने यहाँ से मदद मांगी मगध के शासक बिंबिसार से। मगध के शासक बिंबिसार ने उस समय अपने राजवेद जीवक को
जीवक को प्रदोत के उपचार के लिए भेजा। प्रदोत के उपचार के लिए पांडु रोग से जो ग्रसित था जीवक को भेजा। इसके साथ साथ अवंत के साथ भी बिंबिसार की काफ़ी मित्रता हो गई और उसके आसपास के क्षेत्र जो थे, उसके जो शत्रु थे, वो अब उसके मित्र बन चुके थे, जिसका साम्राज्य विस्तार में उसको काफ़ी मदद मिला। दोस्तों, बिंबिसार के बाद में उसका जो पुत्र हुआ अजातशत्रु, जो उसकी जो रानी थी लिच्छवी रानी, लिच्छवी की राजकुमारी वैशाली से जिसका विवाह हुआ था, लिच्छवी राजकुमारी जिसका वैशाली से विवाह हुआ था, उसका जो पुत्र हुआ अजातशत्रु, उसने अपने पिता की हत्या कर दी। 52 साल के कार्यकाल के बाद में बिंबिसार का शासनकाल समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा जिससे आप राजकुमारियों को याद रख सकते हैं। इसकी ट्रिक है, आप याद रखिए, चेला क्षमा मांगे। चेला से आपका चेलना, ये चेलना वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी। क्षमा से आपका क्षमा हो जाएगा, मध्य क्षेत्र की राजकुमारी क्षमा। और ये प्रसेनजीत की बहन आपकी महाकोसला, ये तीसरी राजकुमारी थी। और जो अजातशत्रु था वो लिच्छवी राजकुमारी जो वैशाली की थी, चेलना का पुत्र था। इसने अपने पिता की हत्या कर दी। और इसमें आप इस वंश में देखेंगे कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। उसके बाद अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। इस प्रकार इस वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है, पितृहंता वंश भी इस वंश को बोला जाता है, क्योंकि इसमें सभी शासकों ने अपने पिता की हत्या की। चलते हैं दोस्तों, अब हम अजातशत्रु के बारे में सीखते हैं। अजातशत्रु जिसका शासनकाल 493 से 461 के बीच में था, और ये भी महात्मा बुद्ध के समकालीन था। आप देख सकते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो हुई इसी के समय में हुई। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। उस समय इसने प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई इसी के समय में हुई। महात्मा बुद्ध की तुरंत मृत्यु के बाद इसने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका जो उपनाम था वो कुणिक था, कुणिक के नाम से इसको जाना गया। कुणिक इसका उपनाम था। और दोस्तों, ये जो था वो चेलना का पुत्र था। इसने जो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई वो इसके पिता से बिल्कुल भिन्न थी। इसने वैवाहिक संबंध ना स्थापित करते हुए इसने आक्रामक नीति अपनाई, साम्राज्य विस्तार की आक्रामक नीति अपनाई। इसने आक्रमण किया। इसने अपने जीवन काल में 2 आक्रमण किए। पहला आक्रमण इसने अपने मामा के यहाँ ही समझ सकते हैं आप, वो प्रसेनजीत के साथ इसने आक्रमण किया। प्रसेनजीत से आक्रमण किया और काशी क्षेत्र को, जिसके पिता को दहेज से मिला था, पुनः इसने जीता काशी क्षेत्र को। और साथ ही इनको विवश किया। इनकी एक पुत्री थी वाजिरा, वाजिरा के साथ इनका विवाह हुआ, प्रसेनजीत की पुत्री थी। और दूसरा जो इनका आक्रमण हुआ वो वैशाली के शासक लिच्छवियों के बीच में हुआ। वैशाली के शासक जो इनके सगे मामा थे, इनकी माता चेलना वहीं की थी, तो उसने वहाँ पे फूट डालकर वहाँ पे अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसको अपने साम्राज्य में मिलाया। इसका जो एक सुयोग्य मंत्री था वर्षकार, जिसका नाम था वर्षकार, को इसने वहाँ पे फूट डालने के लिए भेजा। तो आप इसको ध्यान रखिए, वर्षकार के बारे में संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको उसने भेजा था वहाँ पे साम्राज्य विस्तार के लिए। और इसमें जो वैशाली के लिच्छवियों के बीच में जो इसको विजय मिली, यहाँ पे उसने 2 प्रकार के अस्त्र चलाए थे। ये भी सवाल पूछा जाता है कि कौन से वो 2 अस्त्र थे। तो वो अस्त्र महाशिला कंटक और रथ मूसल था। ये महाशिला कंटक था एक आपका, एक रथ मूसल था। ये 2 अस्त्र अजातशत्रु ने चलाए थे लिच्छवी के लिए। और ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसकी हत्या जो थी वो उसके पुत्र उदयन ने की। उदयन ने इसकी हत्या की। उसके बाद में शासन को उदयन ने संभाला। चलते हैं दोस्तों, उदयन के बारे में हम पढ़ते हैं। उदयन जिसका शासनकाल 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक जाता है। उदयन जो था ये जैन धर्म का अनुयायी था, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था, ये जैन धर्म का अनुयायी था। और जैन धर्म के साथ साथ इसने अपनी राजधानी
राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र बनाई। पाटलिपुत्र की स्थापना इसने की। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की। इसके साथ साथ पाटलिपुत्र एक जल दुर्ग था, मैंने पहले ही बताया, ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र था। यहाँ पे आक्रमण करना इतना आसान नहीं था, इसलिए ये काफ़ी सेफ एरिया था उदयन के लिए। उदयन ने इस साम्राज्य को इस तरह से विकास किया। उदयन के बाद में साम्राज्य धीरे धीरे क्षीण होता जाता है और इस वंश का जो अंतिम शासक बन के आता है वो नागदशक। नागदशक जो था वो अंतिम शासक था इस वंश का। नागदशक के साथ साथ हर्यक वंश का समापन हो जाता है और नागदशक की हत्या इसके ही आमत्य शिशुनाग द्वारा कर दी जाती है। तो दोस्तों आप इसको ध्यान रखिए कि 412 BC में अंतिम शासक नागदशक की हत्या इसके आमत्य शिशुनाग ने कर दी और शिशुनाग वंश की नींव पड़ी। यह आपका शिशुनाग वंश है, यहाँ से शिशुनाग वंश स्टार्ट होता है। तो आप इसको ध्यान रखिए कि जो अंतिम शासक था वो नागदशक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक जो था वो शिशुनाग ही था। याद करना काफ़ी आसान है। और शिशुनाग ने अवंती को जीत लिया था। अवंती को ये जीत लिया था शिशुनाग ने। अवंती का जो मगध का परम शत्रु था उसको जीतकर मगध में मिला लिया, इसलिए इसको उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार करने में अब कोई भी झंझट नहीं थी। ये आसानी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता था। इस वंश का जो प्रतापी शासक था वो कालाशोक था। हाँ दोस्तों, शिशुनाग से संबंधित एक जानकारी आप ध्यान रखिए। इसने पाटलिपुत्र को हटाकर अपनी राजधानी वैशाली बनाई। वैशाली इसकी राजधानी थी। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता था कि किस शासक ने, मगध साम्राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को बनाया। तो दोस्तों ये आपका शिशुनाग था, इसने अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद में इसका पुत्र आता है कालाशोक। ये काफ़ी प्रसिद्ध शासक था। प्रसिद्ध होने की वजह इसकी थी, इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इसने वैशाली जो था, वैशाली में इसने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। आपको पता है, ट्रिक मैंने बताई थी, वेश्या सबका काल है। वैशाली में सभा कामी की अध्यक्षता में, सभा कामी उस समय अध्यक्ष थे और ये कालाशोक शासक था। 383 ईसा पूर्व में इस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, द्वितीय बौद्ध संगीति का। तो फेमस हो जाता है। इसने पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई। पाटलिपुत्र को इसने पुनः राजधानी बनाई। इसको काकवर्ण भी कहा जाता है, इसके काकवर्ण भी कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिए। चलते हैं दोस्तों, इसके बाद में इसका कोई प्रसिद्ध शासक नहीं हुआ। इसका अंतिम शासक जो था वो नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन इसका अंतिम शासक था। इसी के साथ साथ नंदीवर्धन की हत्या महापद्म नंद कर देता है और महापद्म नंद नंदवंश का नींव रखता है। नंदवंश जो अगला वंश आपका था वो नंदवंश था। नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद था। महापद्म नंद ने इस वंश की स्थापना की। यह आपका महापद्म नंद था। महापद्म नंद पहला गैर क्षत्रिय शासक था। मगध साम्राज्य का पहला गैर क्षत्रिय शासक माना जाता है। इसके पिता जो थे क्षत्रिय कुल के थे, माता एक नीच कुल की थी और इसके पिता ने इसकी माता को छोड़ दिया था, जिससे ये क्षत्रियों का विनाशक कहलाया। क्षत्रियों को विनाशक करने वाला है। पुराणों में से द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। द्वितीय परशुराम इसे कहा जाता है और इसे एकराट की उपाधि धारण की। एकराट की उपाधि भी धारण की इसने और सर्व क्षमतातक इसे कहा जाता है, क्षत्रिय विनाशक कहा जाता है। और इसने अपने समय में कलिंग को प्रथम बार जीता। कलिंग को अगर कोई जीतने वाला शासक था तो महापद्म नंद। इसके बाद कलिंग को जीतने का श्रेय अशोक को जाता है कलिंग के युद्ध में। ये कलिंग जो था वो वर्तमान का उड़ीसा क्षेत्र है। इसकी राजधानी तोसली हुआ करती थी उस समय में। तोसली इसकी राजधानी थी और महापद्म ने इसको जीता था। उसके बाद में अंतिम शासक इसका घनानंद था। घनानंद के समय में यहाँ जो था शासन व्यवस्था काफ़ी अच्छा था। ये परम धनी और अत्यंत शक्तिशाली देश था। घनानंद की सेना में 6000 हाथियाँ थी। हाथियाँ उस समय काफ़ी भारी मात्रा में उपलब्ध थी मगध साम्राज्य में। यहाँ तक कि जो इसके पड़ोसी देश थे वो घोड़ों का यूज़ किया करते थे युद्ध में, लेकिन मगध की एक अलग ही पॉलिसी थी, ये हाथियों को यूज़ किया करते थे आक्रमण के समय में, तो इसकी विजय होती थी। ये जो घनानंद था इसके समकालीन भारत पे सिकंदर ने आक्रमण किया था। इसके समय में सिकंदर ने आक्रमण किया था और सिकंदर ने पंजाब के राजा पोरस को झेलम के युद्ध में, जो 326 ईसा पूर्व में हुआ था,
हराने के बाद जो उसका अगला निशाना था वो नंदवंश था। नंदवंश के बारे में उसने काफ़ी कुछ सुना था। उसका जो जीवन का उद्देश्य बन गया था नंदवंश को हराना और मगध साम्राज्य पे अपना कब्जा स्थापित करना। लेकिन युद्ध में हताशा हुआ, सैनिक व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिए और वो नंदवंश के समीप ना आ सके, नंदवंश से युद्ध ना लड़ सके और वो पुनः वापस लौट गए। सो घनानंद जो था, ये पूछा जाता है कि कौन सा शासक, नंदवंश का कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था। तो आपका ये घनानंद था। घनानंद की जो हत्या थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से की थी और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। यहाँ से आपका ये नंदवंश समाप्त हो जाता है। ये आपका सिकंदर का भारत पर आक्रमण, इसको भी देख लेते हैं। ये भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बारे में डिटेल्ड हम एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो सिकंदर था उसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ये मकदूनिया का शासक था। इसके पिता फिलिप द्वितीय थे। मकदूनिया जो यूनान में पड़ता है वहाँ का शासक था और इसे सिकंदर महान या अलेक्जेंडर भी कहा जाता था। इसकी माता का नाम ओलंपियास था। इसकी पत्नी जो थी रुक्साना थी। इसके गुरु का नाम अरस्तु था और इसका जन्म स्थान जो था मेसोडेनिया में मकदूनिया था, यूरोप देश में, यूरोप महादेश था। और शासनकाल जो इसका था 336 से 323 ईसा पूर्व में था। 323 में इसकी मृत्यु बेबीलोन में हो जाती है, मिस्र में हो जाती है। और जीवन का लक्ष्य इसका विश्व विजय था। भारत पे इसमें आक्रमण, झेलम के युद्ध 326 के साथ इसने भारत पर आक्रमण किया और इसका अंतिम संस्कार बेबीलोन में हुआ, सिकंदरिया जो क्षेत्र कहलाता है अफ्रीका महाद्वीप में। तो दोस्तों ये था सिकंदर के बारे में। इसने जो साम्राज्य जीता था वो अपने जो इसका सेनापति था सेलुकस निकेटर, उसको इसने अपने साम्राज्य का जो हिस्सा जीता था भारत का उसको सौंप के ये बेबीलोन चला जाता है और बेबीलोन में इसकी 323 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। सेलुकस निकेटर काफ़ी दिनों तक वहाँ पे राज्य करता है, साम्राज्य का विस्तार करता है। अंत में जब इसका युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य से ये हार जाने के बाद में ये संपूर्ण हिस्सा मगध साम्राज्य में मिल जाता है। सिकंदर के द्वारा भी जीता गया हिस्सा मगध साम्राज्य में मिल जाता है। तो ये आज मगध साम्राज्य के बारे में जो 3 वंश थे उनके बारे में हमने पढ़ा। अब आगे हम क्वेश्चन आंसर सेट करेंगे। आपने जो भी कुछ पढ़ा आप उसका प्रयोग कीजिए और इस प्रश्न उत्तर सीरीज में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करने का प्रयास कीजिए। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपका है कि प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं मगध को, कन्नौज को, वज्ज को, विदेह को। तो दोस्तों जो साम्राज्यवाद जो था, साम्राज्य के विकास का, वो श्रेय मगध को जाता है। मगध ने प्रथम साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, यहाँ के शासकों ने अपनाई। इसकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी गिरिवर्ज थी। बिंबिसार के समय में इसकी राजधानी राजगृह हो जाती है और उदयन ने जब से इसकी स्थापना की पाटलिपुत्र की, तब से इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो जाती है। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। उसके बाद जब से कालाशोक आया, कालाशोक के समय से इसकी राजधानी पाटलिपुत्र ही बनी रही। वज्र यहाँ पे ये भी आपका बिहार का ये बिहार का क्षेत्र है। वज्र की जो राजधानी हुआ करती थी वैशाली हुआ करती थी, इसको भी आप ध्यान रखिए। चलते हैं आगे की तरफ। आपका दूसरा क्वेश्चन है मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो प्रारंभिक राजधानी जब बृहदत्त ने मगध की स्थापना की उस समय इसकी राजधानी गिरिवर्ज हुआ करती थी। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गिरिवर्ज इसकी राजधानी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था। बृहदर्थ, शिशुनाग, नंदवंश, हर्यक वंश। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर आपका बृहदर्थ हो जाएगा। बृहदर्थ वंश की स्थापना बृहदर्थ ने की। इसके बाद इसके पुत्र जरासंध ने शासन किया और उसके बाद तब हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंदवंश की स्थापना होती है। तो पहला वंश बृहदर्थ वंश था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका चौथा क्वेश्चन है मगध जनपद का संस्थापक था। मगध जनपद का संस्थापक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बृहदर्थ तथा जरासंध ने मिलकर मगध महाजनपद की शुरुआती स्थापना की, गिरिवर्ज को राजधानी बनाया। उसके बाद तब जाकर हर्यक वंश आया। चलते हैं दोस्तों बचे क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन जो आपका है निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक दोस्तों आपको पता है कि हर्यक वंश के शासक बिंबिसार को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इसका ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ।
आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, बिंबिसार जिसे श्रेणिक के नाम से जाना जाता है, अजातशत्रु जिसको कुणिक के नाम से जाना जाता है, किस वंश के थे? तो ये दोनों शासक जो थे हर्यक वंश के थे। हर्यक वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु के बाद इसका पुत्र उदयन आया। उदयन के बाद में इस वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक था। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शुरू हुआ। उत्कर्ष किसके शासनकाल में शुरू हुआ? उत्कर्ष मतलब इसका विस्तार किसके शासनकाल में शुरू हुआ? ऑप्शंस दिए गए हैं, जरासंध के शासनकाल, अजातशत्रु के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, या बिंबिसार के शासनकाल में। जो इसका असली उत्कर्ष स्टार्ट हुआ दोस्तों वो ऑप्शन डी आपका बिंबिसार के शासनकाल में हुआ, जब उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, काफी क्षेत्रों को उसने जीता, उसने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को भी हराया था। तो इसके साथ साथ मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शुरू हुआ। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो इसकी मैंने आपको ट्रिक बताया था, आप याद रखिए, चेला क्षमा मांगे। चेला क्षमा मांगे आपकी ट्रिक थी। चेला से आपका चिलना हो जाएगा। चिलना जो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी, इसका पुत्र जो था अजातशत्रु था। ये आपका क्षमा जो था क्षेमा हो जाएगी। क्षेमा को खेमा भी पढ़ा जाता है। ये क्षेमा जो थी मध्य राज की राजकुमारी थी, पंजाब का क्षेत्र था। ये मांगे जो लिखा हुआ है महाकौशला प्रसेनजीत की बहन थी, जो कौशल देश का महाराजा था। तो इसके तीनों ऑप्शंस, ये तीनों ही उनकी पत्नियां थी बिंबिसार की। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन से राज्य पर विजय प्राप्त की? सो जो ब्रह्मदत्त था वो अंग का राजा था। अंग की राजधानी जो थी आपकी चंपा, चंपा जो थी अंग की राजधानी थी। कौशल प्रदेश था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती वर्तमान क्षेत्र फैजाबाद पड़ता है इसका। वज्र ये भी बिहार में पड़ता था, इसकी राजधानी वैशाली थी। अवंती जो था मध्य प्रदेश का महाजनपद था, जिसका जो राजधानी थी उज्जैनी थी। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर का, हर्यक वंश का शासक कौन था? हर्यक वंश का शासक कौन था ये पूछा गया है। हर्यक वंश का द्वितीय शासक कौन था ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु हर्यक वंश का द्वितीय शासक था। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ही अजातशत्रु हो जाएगा। पहला शासक कौन था? ये आपका पहला शासक जो था बिंबिसार था। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मगध के किस शासक ने राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना की थी? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु ने राजगृह में स्तूप की निर्माण किया था, दुर्ग का निर्माण किया था। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, वज्र संघ की लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? मैंने बताया दोस्तों कि जो अजातशत्रु का महामंत्री वर्षकार था, इसने वर्षकार को भेजा था वज्र संघ में फूट डालने के लिए। बाद में इसने आक्रमण करके वज्र संघ के लिच्छवियों को पराजित किया। इसमें उसने 2 प्रकार के हथियार चलाए, महाशिला कंटक तथा रथ मूसल। इसको भी आप ध्यान रखिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए प्रसिद्ध नर्तकी जो आम्रपाली थी किस राज्य से थी? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, कौशल, चंपा, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। सो जो आम्रपाली थी जिसके साथ उसका प्रेम संबंध चल रहा था वो वैशाली क्षेत्र की थी। उसके मामा के यहाँ का क्षेत्र था वैशाली। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, आपका अगला क्वेश्चन, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में सर्वप्रथम रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो ये लिच्छवियों के लिए किया था। लिच्छवी जो वैशाली क्षेत्र था आपका, इसके लिए उसने किया था, रथ मूसल और महाशिला कंटक का उपयोग किया था। आपका 15वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि प्रथम मगध साम्राज्य किस शताब्दी में उदय हुआ? सो जितने भी महाजनपद थे वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदय हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। महाजनपद का, इसका जो मगध महाजनपद का शुरुआत हुआ था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका जो है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, नागदशक। तो आपको पता है दोस्तों कि जो गंगा
गंगा, सोन नदी और आपकी गंडक नदी थी, इसके संगम पे जो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी वो हर्यक वंश के शासक उदयन ने की थी और उसको राजधानी भी बनाया था। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आपका 17वां क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया? सो उदयन के साथ इसकी स्थापना होती है और उदयन ही पहला शासक बनता है जिसने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। इससे पहले जो राजधानी थी वो राजगृह थी। चलते हैं दोस्तों 18 नंबर का क्वेश्चन जो है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का दोस्तों शासक जो अंतिम था वो नागदशक था। नागदशक की हत्या इसकी हियामत शिशुनाग ने की और शिशुनाग वंश की नींव डाली थी यहाँ से। 19 नंबर का क्वेश्चन आपका है, हर्यक वंश के पतन के पश्चात मगध पर किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? तो दोस्तों मैंने बताया कि हर्यक वंश का शासक जो था अंतिम नागदशक, उसकी हत्या शिशुनाग ने की और शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आपका 20वां जो क्वेश्चन है, मगध के किस शासक ने सर्वप्रथम गिरिराज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका शिशुनाग। शिशुनाग ने सर्वप्रथम वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद इसके पुत्र कालाशोक ने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की। तब से लेकर ये राजधानी पाटलिपुत्र ही बनी रही। तो आप इसको ध्यान रखिए, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वैशाली को राजधानी शिशुनाग ने बनाई थी। आपका 21वां क्वेश्चन है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को फिर से राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही बनी रही? तो इसका मैंने भी बताया, कालाशोक, जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था, इसने राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को पुनः। तो इसका आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 22वां क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में हुआ? सो मैंने द्वितीय बौद्ध संगीति के संबंधित ट्रिक बताई थी आपको, वेश्या सबका काल है। वेश्या सबका काल है, ये वैशाली में हुआ था और सभा कामी इसके अध्यक्ष थे और ये काल का अर्थ हुआ कालाशोक के समय में हुआ था। वेश्या सबका काल है तो ये आपका कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? ये अजातशत्रु के समय में हुआ था राजगृह में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कालाशोक। 23वां क्वेश्चन दिया गया है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? सो मैंने अभी बताया कि इसका आयोजन जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। इसका ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे की क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपका 24 नंबर का है, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जिसने की थी उसका नाम सभा कामी था। सभा कामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये सारे क्वेश्चंस आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। इसकी ट्रिक मैंने बौद्ध धर्म में पढ़ा रखा है, बौद्ध धर्म जाके देखिए वीडियो को। इसका आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से बौद्ध धर्म देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे आप क्लिक करके भी इसका देख सकते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है। 25 नंबर का आपका क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। इसको एक राट भी बोला जाता है, द्वितीय परशुराम भी कहते हैं पुराण इसको। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ये महापद्म नंद हो जाएगा। 26 नंबर का आपका क्वेश्चन है, मगध के किस शासनकाल को कलिका अंश, किस शासक को कलिका अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक और सर्व छंत्रातक भी कहते हैं और एक राट भी कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका महापद्म नंद। महापद्म नंद को ये सारी उपाधियां मिली हुई थी। चलते हैं दोस्तों आगे के क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो नंद वंश का दोस्तों जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। घनानंद की जो हत्या की गई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। इसके बाद में मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी घनानंद हो जाएगा। आपका 28वां क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन ये है कि 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? सो प्रथम आपको ट्रिक पता ही है कि इसका आयोजन अजातशत्रु के समय में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया था। ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 30वें क्वेश्चन की तरफ। आपका 30वां क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, द्वितीय की सभा कामी ने की थी, तृतीय की मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी और चौथे की वसुमित्र ने की थी। ये सारी क्वेश्चंस आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आपका है, कलिंग को सर्वप्रथम मगध साम्राज्य में किसके शासन काल में मिलाया गया था? तो पहली बार कलिंग को अगर कोई जीतने वाला शासक था तो आपका ये महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था। इसने कलिंग को पहली बार जीता था। इसके बाद इसको दूसरी बार अशोक ने जीता था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और कलिंग जो था वो आपका उड़ीसा था, उड़ीसा का क्षेत्र है वर्तमान में। और कलिंग से महापद्म ने जीतने के बाद यहाँ से जिनसेन की मूर्ति थी, वो जिनसेन की मूर्ति को उठा लेकर आया था ये, और अपने साम्राज्य में इसकी स्थापना की थी। महापद्म जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, इसको भी आप ध्यान रखिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपका है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? सो आपको इसको बताना है, सिकंदर के समकालीन कौन सा शासक था। आपको पता ही होगा, जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, वो उस समय इसके समकालीन था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इसने 326 बीसी में झेलम नदी के किनारे इसने आक्रमण किया था, पुरु को हराया था, पंजाब के राजा पोरस को। और उसके बाद में कुछ दिन के लिए वो प्लानिंग कर रहा था नंदवंश को हराने के लिए, लेकिन उसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उसे पुनः वापस लौटना पड़ा। और 323 बीसी में उसका निधन हो जाता है बेबीलोन में, अफ्रीका में, और उसे सिकंदरिया में दफनाया जाता है। ये इसका आप पता कर सकते हैं, यह आपका सिकंदर के समकालीन घनानंद था। 33 नंबर का, और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन भी है। ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र को बसाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर आपका उदयन हो जाएगा। यहाँ पे उदयन लिखा हुआ, आप समझ जाइए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो ये लास्ट क्वेश्चन था, आपने देखा और आपने प्रैक्टिस सेट भी किया। आपको अगर आपके सारे क्वेश्चन सही किए गए हैं तो आप समझ जाइए कि आपने ध्यानपूर्वक चैप्टर को पढ़ा है। आज का आपका क्वेश्चन जो है, आपको बताना है कि जो सिकंदर ने नगर बसाया था, सिकंदर ने जो झेलम नदी के किनारे नगर बसाया था, जिसको उसने अपने महामंत्री सेलूकस निकेटर को दिया, उस नगर का नाम क्या था? उस नगर का नाम उसने अपने प्रिय घोड़े के नाम पे रखा था। तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि उसके प्रिय घोड़े का नाम या जो नगर उसने बसाया था झेलम नदी के किनारे, उसका क्या नाम था। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।